बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और शक्लो सूरत की बहुत खूबसूरत। हम एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ बहुत से अमीर लोग रहते थे, लेकिन हमारा घर छोटा सा था। पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। ये घर हमें बाबा की नौकरी की वजह से मिला था और फिर मेरे वालिद साहब ने इसे किस्तों में खरीद लिया था। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक था। मुझे अमीरों की जिंदगी जीना अच्छा लगता था, जिसमें कोई टेंशन ना हो। जब दिल करे शॉपिंग पर जाओ और जब चाहो होटल में खाना खाओ। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम लोग जिस तरह के थे, मेरे लिए कल को रिश्ता भी उसी तरह का आना था। हमने सारी जिंदगी बस ख्वाब ही देखते रह जाना था। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा पार्क था। एक दिन उस पार्क में चलती जा रही थी मैं कि एक बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर फिसल गई। मैं फौरन उनकी तरफ बढ़ी और गिरने से पहले ही उनका हाथ थाम लिया। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें बेंच पर बिठाया। मैं उनके कपड़े साफ करने लगी। उन्होंने बहुत खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी जो कि बहुत कीमती लग रही थी। वो मुझे कहने लगी, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपके कपड़े खराब हो गए हैं, मैं इन्हें साफ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा। फिर मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। मैंने कहा, सामने वाला मेरा ही घर है, वहीं से यहाँ पार्क में कभी कभी आ जाती हूँ। मेरी एक दोस्त भी है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं फिसली तो आसपास और भी बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आया। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तो मैंने कहा कि ये सब मेरी माँ सिखाती है मुझे। वो कहती है, जब तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिले, इसे हाथ से न जाने देना, क्योंकि अल्लाह ताला दूसरों की मदद करने वाले को पसंद करता है। मैंने उस बूढ़ी औरत को अपना नाम भी बताया और अपना घर भी दूर से दिखाया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो बूढ़ी औरत कुछ ऐसा करेगी कि मुझे हैरान ही कर देगी। अगले दिन वो मुझे फिर से पार्क में मिली। उसके साथ एक लड़का भी था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। उन्होंने मुझे दूर से ही देख लिया था और फिर पास आने का इशारा किया कि मैं उनके पास चली गई। मैंने उनको सलाम किया। वो मुझसे ऐसे मिली जैसे सदियों से मुझे जानती हैं और फिर मेरा तारुफ उस लड़के से करवाया जो उनका बेटा था। उसका नाम तैमूर था। बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे तैमूर को अपना दोस्त समझो और उसके साथ बातें करो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, मैं काफी देर से यहाँ आई हूँ। आज मेरी दोस्त भी नहीं आई थी, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना था। उन्होंने देख लिया कि मैं घबरा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, फिर घर चली जाना। फिर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर मुझे कहने लगी, तुम जानती हो, तुम्हें अल्लाह ने बहुत बड़ी नेकी का मौका देना है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है और आपको कैसे पता है कि मुझे नेकी करने का मौका मिलने वाला है? वो नेकी क्या होगी? मैंने भी उनसे ढेरों सवाल कर डाले। वो बोले, ये नेकी बहुत बड़ी है, तुम्हें इसका अजर भी बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, बहुत चालाक होना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा, मुझे आपकी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहती हैं? आप जो भी कहना चाहती हैं तफसील से बताएं। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो कर सकती हूँ वो करूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें हर बात बता दूंगी। खैर, अभी तुम घर चली जाओ, कल मुलाकात करते हैं। अब मेरी रोज उनसे मुलाकात हो रही थी, क्योंकि वो भी उसी पार्क में आया करती थी। मेरा भी घर में दिल नहीं लगता था। शायद उस बूढ़ी की बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। फिर एक दिन वो बूढ़ी औरत मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें देखा तो सलाम करने के लिए उनकी तरफ जाने लगी, मगर मेरी अम्मी ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि बेटी, क्या कर रही हो? ऐसे मुंह उठाकर अंदर जा रही हो? जाओ जाओ, जाकर पहले तैयार हो जाओ। मैंने कहा, मैं तैयार क्यों हो जाऊं? ठीक है, वो मेहमान है, लेकिन अभी मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि मेरी माँ ने कहा, पागल लड़की, वो तुम्हारे रिश्ता देखने आए हैं, क्या उनके सामने ऐसा मुंह लेकर जाओगी? मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई और मुंह खुले का खुला रह गया। वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी और अपने इसी बेटे का, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? मेरा मुंह वो पहले से ही अच्छी तरह देख चुकी थी। खैर, मैं जल्दी से तैयार हो गई और ऐसे पेश आई जैसे उनको जानती नहीं थी। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपकी बेटी को मैंने पार्क में देखा था, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे।
उन्होंने मेरा रिश्ता तैमूर से तय कर दिया, लेकिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करना थी। वो सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर इस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। अम्मी ने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, क्या जरूरत है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि फातिमा अब मेरी बेटी है, मैं इसके लिए तोहफा लाई थी। घर वाले भी खुश थे। शाम तक तबसरे करते रहे। जब वो औरत चली गई तो मैं उन सबके सामने उस डिब्बे को खोला। उसमें मेरे लिए एक मोबाइल फोन था और उसमें सिम भी डाली हुई थी। मेरे माँ बाप तो इस महंगे मोबाइल को देखकर बहुत खुश हुए, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा था। जब मैं अपने कमरे में गई तो इस मोबाइल पर एक कॉल आ रही थी। वो कॉल मुझे मेरी होने वाली सास ने की थी। फिर उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उनका कहना था कि मेरे बेटे ने तुम्हें पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। तुम जरूर समझ रही होगी कि मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला क्यों किया है। दरअसल ये फैसला मेरे बेटे का था। वो तुम पर पहली ही नजर में मर मिटा, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आई थी और अब मैं तुम्हारी तरफ से हाँ का जवाब सुनना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं क्या कहती, मैंने उनको बस इतना कह दिया कि जैसे मेरे माँ बाप की मर्जी होगी वो आपको बता देंगे। वो इस बात पर भी बहुत मुतासिर हुई कि मैंने ऐसी बात बोली है। खैर, मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के बाद होने से लेकर मंगनी और मंगनी से लेकर रुखसती तक मेरे लिए इतने तोहफे आए कि मैं भी हैरान रह गई। एक से एक महंगा तरीन तोहफा, और वो भी सारे के सारे तोहफे तैमूर की तरफ से थे। इसका मतलब था कि वो वाकई मुझे पसंद करता था। कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि अगर आपने शादी के बाद खुश रहना है तो ऐसे शख्स से शादी करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर उस लड़के को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो फिर मैं तो बहुत खुशकिस्मत थी। वो खूबसूरत भी था, मुझसे मोहब्बत भी करता और माँ भी इसकी बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि उनका खानदान भी छोटा सा था। उसकी माँ जो कि मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि मेरी सास पहले ही मेरी दोस्त बनी हुई थी। मैं बेहद खुश थी, खुशी से फूले न समा रही थी। पहले मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं अपने घर आ गई। मेरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मैं बस वही देखती जा रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं सीधी होकर बैठ गई, मगर उस वक्त तैमूर नहीं बल्कि मेरी सास आई थी। वो मेरे कमरे में आई, मेरा हाथ पकड़कर मेरी तारीफ की और फिर मुझे प्यार किया और कहने लगी, बेटी, मैंने तुम्हें कहा था, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी नेकी करने का मौका दे रहा है। किसी को सही राह पर लाना भी तो नेकी होती है, किसी को बदलना भी तो नेकी है। अगर कोई बुरा इंसान है और उसको एक अच्छा इंसान बना दो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी नेकी है? मैं आपकी बात समझी नहीं। आप जो कुछ कह रही हैं वो बेशक बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन इस नेकी भी कह सकते हैं। आप मुझे तफसील से बताएंगी? मैं वो ही करूँगी। इस बात पर वो हंसी और कहने लगी, अभी बहुत दिन है, तुम इस घर में एडजस्ट हो जाओ। तैमूर की तो रूटीन है कि वो सुबह ऑफिस जाता है और रात को आता है। पूरा दिन होगा हमारे पास, हम लोग बातें करेंगे। कहते हैं अगर आपकी सास अच्छी हो तो आप खुद को 50% खुशकिस्मत समझें, और बाकी की खुशकिस्मती इस बात पर मुनहसिर है कि आपका शौहर भी बहुत अच्छा हो। थोड़ी देर के बाद तैमूर कमरे में आया और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। खुशी से मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मेरी मुंह दिखाई का तोहफा इतना कीमती था कि तैमूर इसको ब्रीफ केस में लेकर डाल कर आया था, वरना आज की रात ब्रीफ केस का क्या काम था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब तैमूर ने मुझे सलाम किया, मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। फिर उसने कहा कि कल हमारा वलीमा है और वो भी दिन के टाइम, इसलिए आप अभी थकी होंगी, मैं भी थक गया हूँ, हम लोग सो जाते हैं। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने मेरा एहसास किया था, लेकिन एक बात बहुत बुरी लगी। उसने मुझे वो ब्रीफ केस नहीं दिया था, बल्कि उसे अलमारी में रख दिया। मैंने भी सोचा कि शायद वो थके हैं और आराम करना चाहते हैं। मेरा तोहफा मुझे कल देंगे, हो सकता है इसमें हनीमून के टिकट हो। मैं तो बहुत खुश थी, सब शानदार था। मेरे वालिद साहिब और मेरी वालदा बहुत मुतमईन थी। लेकिन अगले दिन रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान और परेशान बैठी तैमूर को देख रही थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मेरे सामने बैठ गया। मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने उससे पूछा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? थोड़ी देर बाद उसने वही ब्रीफ केस उठाकर खोला और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरान रह गई। वो ब्रीफ केस नोटों से भरा हुआ था।
उसे मुश्किल से बंद किया गया था। तैमूर ने 2 पल मुझे देखा और फिर कहने लगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुमने इतने पैसे एक साथ नहीं देखे होंगे। मैंने कहा, मगर मुझे इन पैसों का क्या करना है? तैमूर ने कहा, जो बात मैं अब तुमसे करने वाला हूँ, इस बात को गौर से सुनना और एक पल के लिए भी इसे मजाक न समझना। ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैंने उसे देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्या करना होगा? उसने मुझे कहा कि तुम समझदार हो। ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे उसी सूरत में हो सकते हैं जब तुम कोई भी बहाना बनाकर मुझसे तलाक ले लो। हमारी शादी का दूसरा दिन था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। जब उसने कह दिया कि तुम मुझसे तलाक ले लो तो मेरा दिल बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। वो तो पहले ही कह चुका था कि इस बात को मजाक ना समझना, ये मजाक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने तो मुझसे पसंद की शादी की है। तुम तो मेरे लिए दीवाने थे, रोज मेरे लिए तोहफे भेज दिया करते थे। अगर तुमने मुझसे शादी के दूसरे दिन यही कहना था कि मुझसे तलाक ले लो, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तैमूर कहने लगा, मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं भेजा, बल्कि तुमने मुझे पसंद किया है और तुम ही मुझे तोहफे भेजा करती थी। मैं तो पागल हो रही थी क्योंकि मैंने भी तैमूर को कोई तोहफा नहीं भेजा था। मेरे पास तो तोहफा खरीदने के पैसे ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ खेल खेल रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तैमूर ने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम मुझसे तलाक ले लोगी तो ये 50 लाख तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझसे तलाक मांग कर लेनी होगी, वो भी सबके सामने। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये बात मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझसे ये बात मत पूछना क्योंकि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं किसी भी तरह तुमसे जान छुड़वा लूंगा। बेहतर है तुम मेरी बात मान जाओ। मैंने उनको कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी क्योंकि फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तैमूर से 5 दिन का वक्त ले लिया। तैमूर कहने लगा, ये बात हम मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए। मैं उसकी बात पर हंसी और कहा कि मुझसे तलाक की बातें कर रहे हो, मेरी जिंदगी उजाड़ने की बातें कर रहे हो और कहते हो कि मैं किसी को भी ना बताऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए अभी से अलग होना चाहता हूँ। इसे तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन भी यही सोचती रही कि तैमूर ने ऐसा क्यों कहा, और अगर उसने मुझे वो तोहफे नहीं दिए तो फिर किसने दिए हैं? बल्कि वो तो कह रहा था कि मैंने भी उसे तोहफे भेजे हैं और ये भी कह रहा था कि मैं उसे तलाक मांग लूं। अगर वो चाहता तो 1 सेकंड में मुझे तलाक दे देता। तलाक देने का हक उससे भी है। वो मुझे 50,000 हक मेहर के देकर भी अपनी जान छुड़वा सकता था, पर वो मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? इन पैसों से मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी। मैं इस रिश्तेदारी और शादी को भूल भी सकती थी क्योंकि इस शादी में मेरा दिल कभी भी नहीं था। बस मैं तैमूर की दौलत को देखकर खुश हो गई थी, लेकिन दौलत तो मुझे मिल रही थी। अगर मैं अपनी अकल इस्तेमाल करती तो मैं 50 लाख से 50 करोड़ कमा सकती थी। मेरा दिमाग किसी मशीन की तरह चल रहा था। मगर तैमूर ऐसे क्यों चाहता है कि मैं उससे तलाक मांग लूं? इस तरह तो उसकी बदनामी होगी। जाहिर है जब मैं उससे तलाक मांगती तो फिर उसकी कोई वजह भी बताना पड़ेगी। सारे खानदान वाले और घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर मैं ये सब करके तैमूर का नाम भी बदनाम करवाती और अपने आप को सबके सामने जलील भी करवाती तो मुझे पैसों से क्या खुशी मिल जानी थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तैमूर ने कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना, पर ये छुपाने वाली बात भी नहीं थी। फिर मैंने ये बात सबसे छुपाई। तीसरे दिन मैंने बहुत मजबूर होकर ये बात अपनी सास को बता दी। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। मुझे रोता देखकर वो पूरी तरह तड़प उठी कि मेरी नई नवेली बहू बेचारी रो रही है। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी, तब जाकर मैंने उनको सब कुछ बता दिया। वो अपना सर पकड़कर एक तरफ बैठ गई और फिर मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं हैरान रह गई। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे शौहर से मांगा हुआ वक्त खत्म हो गया था। रात के वक्त तैमूर कमरे में आया। इससे पहले जो दिन भी गुजरे थे उसने कमरे में कदम नहीं रखा था। बस अपनी माँ के सामने मुझे बुलाता था, वो भी ऐसे जैसे मेरा दीवाना हो। मेरे शौहर ने मेरे सामने फिर से वो ब्रीफ केस रखा और कहा, उम्मीद है तुमने अपना फैसला कर लिया होगा। तो फिर वक्त जाया करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई ड्रामा ना करना, जो मैंने तुम्हें कहा है बस वो करो और बताओ तुम ये सब कैसे करोगी? मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही होगा।
लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो हैरान हुआ कि क्या ये इस वक्त करना जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि शायद इसके बाद तुम अपना फैसला बदल दो। तैमूर ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने भी अपने शौहर की आंखों के सामने एक ब्रीफ केस रखा जो उसके ब्रीफ केस से छोटा था। तैमूर ने खोला तो वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। शायद अब तुम अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाओगे। मैंने कहा तो उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे तैमूर की माँ की वो बात याद आई जो उन्होंने मुझे बताई थी। उनका कहना था कि मैंने तुम्हारे नाम से तैमूर को तोहफे भेजे और उसके नाम से मैं तुम्हें भेजती रही हूँ। मैं चाहती थी कि तुम लोग ये समझो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तुम दोनों में शादी से पहले ही मोहब्बत कायम हो जाए ताकि तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाए। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने एक नेकी करनी है, किसी को ठीक करना है। असल में उस वक्त मैंने अपने बेटे की बात की थी। मेरे बेटे के पास बहुत दौलत है लेकिन उसे दौलत की कदर नहीं है। वो इस दौलत को दोनों हाथों से उड़ा रहा है। मैंने उसके लिए एक वसीयत लिखी थी जिसके मुताबिक जैसे ही उसकी शादी होगी उसकी सारी दौलत उसकी बीवी के नाम हो जाएगी। यहाँ तक कि उसे अगर पैसे खर्च करना होंगे तो बीवी के दस्तखत के बगैर नहीं मिलेंगे। इसलिए वो तुम्हें पैसे देकर तलाक लेना चाहता था। इसलिए वो तुम्हारे साथ चाल चल रहा था। तुम्हें पैसे देकर इस बात पर मजबूर करना चाहता था कि तुम खुद ही तलाक ले लो, क्योंकि इस वसीयत के मुताबिक ये तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता था। अगर तुम तलाक मांगती तो ये कहता कि मैं क्या करूं, जो वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती उसको आज़ादी वापस मिल जाएगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस तरह तो आप इससे शादी करवाती रहेंगी और ये उनको पैसे देकर कुछ भी करके अपनी जिंदगी से निकाल देगा। सास ने मेरे कहने पर एक और वसीयत लिखी जिसके मुताबिक तैमूर अपनी मर्जी की दौलत खर्च कर सकता था, लेकिन तब तक जब तक मैं उसके निकाह में रहूंगी। ये वाकई बहुत अलग किस्म की वसीयत थी, लेकिन यही सच था। अब मेरा शौहर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे समझाया कि शादी का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं था। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, कभी भी आपको तंग नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करूंगी। मेरे शौहर ने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर मुझसे और अपनी माँ से माफी मांग ली और मुझे छोड़ने का फैसला तर्क कर दिया। हम लोग सैर के लिए मुल्क से बाहर गए। वापस आए तो हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। मैंने बहुत ही समझदारी और अपनी सास के कहने पर अपने शौहर को मना लिया था। उसकी पहले की जिंदगी बहुत अय्याशी में गुजारी थी। उसको पैसे की कोई कदर नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने उसकी मेरे साथ शादी की थी और अब तैमूर मेरे साथ बहुत खुश है।